आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे किसान दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी आश्रम जवाहर पार्क सोलन में अनेक विभूतियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन विभूतियों में कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट से डॉक्टर सीमा ठाकुर जी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री तीर्थानंद भारद्वाज जी और क्यारटू गांव के प्रोग्रेसिव किसान श्री रोहित कौशिक जी से चर्चा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अनेक गणमान्य इस किसान दिवस में उपस्थित हुए, जिन्होंने सभी ने अपने विचार वहां रखे। क्या क्या कहा, किन किन विभूतियों ने, चलिए देखते हैं इन वीडियो के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा। अब वो समय जिसका हमें इंतजार है, मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर सीमा जी से, जो वैज्ञानिक तौर पर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताएंगे। हम इनके बारे में अभी सभी से बहुत कुछ सुनते रहे हैं, अब हम इनसे सुनेंगे कि हमें कैसा खेती को कैसे बढ़ाना है, आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर सीमा जी का बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी, बबीता दीदी और अन्य दीदियां, हमारे साथ उपस्थित प्रगतिशील किसान, मंच पे आसीन अन्य गणमान्य व्यक्ति और आप सभी कर्मठ किसान, आप सबको मेरी तरफ से किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक कहावत सुनी होगी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निषिद्ध चाकरी। आज के युग में, आज के इस नव युग में अगर हम कहें तो निषिद्ध चाकरी सबसे पहले आ गई। अब लोग कहते हैं कि जैसे बबीता दीदी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया और आज की ये आवश्यकता आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं आजकल अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ बैठे हैं, विदेशों में अपना शरीर छोड़ रहे हैं, उस वक्त भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। या एक बच्ची, छोटी सी बच्ची ने कितना अच्छा उदाहरण पैदा किया कि गांव हमारे हरे भरे हो, गांव में लोग कृषक हो, खेती कर रहे हो। पर आज के युग में अगर आप देखते हैं, हम भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम बुजुर्गों से, महिलाओं से, सभी से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे तक ही खेती सीमित रह गई है। आगे जो है हमारे बच्चे उस खेती को नहीं अपना रहे। आजकल बच्चे सोचते हैं कि 8,000 से 10,000 की नौकरी अगर शहरों में मिल रही है तो उसको किया जाए, ना कि अपने खेतों में अपना हल चलाया जाए और खेती को किया जाए। तो खेती को लाभप्रद हम किस तरह बना सकते हैं? खेती को व्यवसाय बनाने की आज की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे शहरों की तरफ ना भाग के, जो हमारे पास गाँव में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत कुछ प्रकृति ने दिया है, कुछ हमारे पूर्वजों ने उस ज्ञान को हमारे लिए छोड़ा है, पर हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे जो है उन खेत की तरफ अग्रसर हो। आजकल भारत सरकार को प्रोग्राम्स चलाने पड़ रहे हैं, कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा हमारे यहाँ ICR का एक प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। मतलब जो नव युवक हमारे हैं वो खेती छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हमने खेती में ही कैसे समाहित करना है। अब मेन बात, मुख्य बात तो ये है कि अगर
किसान खेती कर रहा है तो वो उसके लिए लाभप्रद क्यों नहीं हो रही है। खेती की अगर बात करें, मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। हमारा हैप्पी वैली के नाम से सपरून वैली की तरफ वो गांव है, जहां पे आप कह सकते हैं कि टमाटर शिमला मिर्च की पहली बार शुरुआत हुई थी। पहली बार टमाटर का बीज वहां से पैदा हुआ और आज पूरे हिमाचल में टमाटर हो रहा है। तो वहां के बच्चों को भी अगर हम देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि बाहर काम करने की बजाय जो है वो खेती को व्यवसाय बनाने में वो हिचक रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पड़ रहे हैं। तो खेती को हम लाभप्रद किस तरह बनाएं, किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें कि हमारे बच्चे बाहर ना जाके हमारे खेतों में ही काम करें। उसके उदाहरण आप यहीं पे देख सकते हैं। अभी हमारे से पहले रोहित कौशिक जी, शैलेंद्र जी, उन्होंने अपना उद्घाटन दिए, बाकी साथ में हमारी किसान महिलाओं ने भी अपना अनुभव सुनाया। खेती को लाभप्रद बनाने के लिए, चाहे आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी खेती कर रहे हैं, तकनीक से खेती करेंगे, वैज्ञानिक तकनीक से, तो उसमें लाभ होना मुमकिन है, लाभ होना जरूरी है। जैसे कि शैलेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, प्राकृतिक खेती हम करें, उसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसमें दें। अब इन्हीं के अगर खेतों का उदाहरण हम दें तो सारे खेतों में अगर आपने ड्रिप इरिगेशन से, सुंदरलाल मेहता जी ने बड़े बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि बूंद बूंद पानी को आपने यूज करना है, कैसे बचा के उसको रखना है अपनी आने वाली पुश्तों के लिए। हम पानी को वेस्ट ना करें, बूंद बूंद तकनीक से हम पानी का इस्तेमाल करें। उसी बूंद बूंद तकनीक वाली खेती को जो है हम प्राकृतिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप उत्पाद बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, अब जीवामृत को हर एक खेतों में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है कि बार बार अप्लाई करना पड़ता है, बार बार उसको देना पड़ता है, एक शेड्यूल बना के काम करना पड़ता है। अगर आप शेड्यूल से चूक गए तो चूक बिल्कुल संभव है कि आपकी खेती को बर्बाद कर देगी। शेड्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसी तकनीकों का सहारा लेना है, जैसे कि इनका फार्म है। आप एक बटन दबाते हैं, एक मोटर से पूरे खेतों में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जीवामृत पहुंच जाता है। कितनी आसानी होती है। रोहित कौशिक जी के खेतों में भी ड्रिप इरिगेशन लगा है। साथ में क्या है, उसको उन्होंने मर्ज किया हुआ है, आच्छादन किया हुआ है। जितना पानी आप अपने पॉली हाउस में अपने खेतों में दे रहे हैं उसको हमने परफेक्टली यूटिलाइज भी करना है, बूंद बूंद पानी को। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ऊपर से इन्होंने उसको आच्छादन कर दिया है, मर्ज कर दिया है, ताकि मल्चिंग के जो बेनिफिट्स है, लाभ है, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गैस पे आपने 2 पतीले रखे हैं। एक जो पतीला है उस पे आपने ढक्कन लगाया है, दूसरा पतीला आपने खुला छोड़ा है। तो जो आपने खुला छोड़ा पतीला है उसमें से पानी धीरे 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 करके वाष्पित होके उड़ जाएगा, पर जिसमें आपने ढक्कन लगाया है उसमें पानी धीरे धीरे जमीन में वापस जाएगा। तो आच्छादन एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं आपकी ड्रिप इरिगेशन विद मल्चिंग आज की जरूरत है, उसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए प्राकृतिक खेती के साथ साथ। दूसरी बड़ी समस्या प्राकृतिक खेती में यह आती है कि हम वर्षों से रासायनिक खेती कर रहे हैं। अब इतने साल हमें रासायनिक खेती करते हुए हो गए, तो हम ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि 1 साल में ही वो सारा केमिकल खत्म होके हम पूर्णतः प्राकृतिक खेती में लाभ अर्जित करेंगे। 3 सालों तक आपको अपने खेत में काम करना पड़ता है। मैंने भी काफी एक्सपेरिमेंट्स नेचुरल फार्मिंग पे किए हैं, प्राकृतिक खेती पे किए हैं, तो मैंने ये पाया है कि आपका दूसरे से तीसरे साल में थोड़ा थोड़ा खेतों में जान आना शुरू होती है। जान आना शुरू होगी तो जो सीमेंट हमने बना दिया है खेती में, एक बहन हमारी कह रही थी कि हमारे खेत बिल्कुल सीमेंट हो गए हैं। सीमेंट कैसे हो गए हैं? क्योंकि जो हमने यूरिया या खादों का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल 2 पार्टिकल्स मिट्टी के जो होते हैं उसमें जमना शुरू हो जाते हैं। जमना शुरू हो गए
तो जितना पानी, वर्षा का पानी आपके वहां आया, वो मिट्टी में जज्ब नहीं हो पा रहा है। वो क्या है, बह के नदी नालों में जा रहा है। नदी नाले भी हमारे प्रदूषित हो रहे हैं, उसी पानी को हम पी रहे हैं। दूसरा, ऊपर से जो रासायनिक खेती से उपजा जो उत्पाद है, उसको हम खा के अपने शरीर में ही कैंसर पैदा कर रहे हैं। और जो शैलेंद्र जी ने बात कही, फैमिली किसान बहुत आज की जरूरत है। फैमिली डॉक्टर को हम लाखों रुपए दे देंगे, फैमिली किसान को हम 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे तो हमारे दिल में दुखेगा, ओहो मैंने तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। जबकि उसका जो है आपके शरीर पे बेनिफिट कितना है, शरीर पे लाभ कितना है, बहुत ज्यादा है। उसी बात को अगर हम समझते हैं तो मार्केटिंग के लिए, उत्पाद को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसान इकट्ठा होकर काम करें। जो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि काफी कुछ मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने उसके बारे में बता दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आप प्राकृतिक उत्पाद पैदा कर रहे हैं तो उसको मार्केट में उतारना भी सीखना पड़ेगा हमें। मार्केट में हम कैसे उतारेंगे? किसान संघ बना के, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। 10,000 एफपीओ से जब किसान जुड़ेंगे, और किसान जुड़ने में गुरेज कर रहे हैं कि पता नहीं ये जो किसान संघ वाले हैं ये पता नहीं हमसे क्या ले जाएंगे, जबकि जो संगठन शक्ति को बढ़ाने के लिए एफपीओज का निर्माण किया जा रहा है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी हमने 2 एफपीओज बनाए हैं, उसमें भी हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ 208 किसान जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके उत्पाद हैं उसको हम मार्केट में उतारें और सभी को जहर मुक्त खेती करने की हम प्रेरणा भी दें, और जो जहर मुक्त उत्पाद वो बना रहे हैं या पैदा कर रहे हैं उसको हम लेके मार्केट में उतारें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, प्राकृतिक खेती आप सब्जियों में अभी तक कर रहे हैं, आप इसको मोटे अनाजों की तरफ भी थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं। जो आपका ऐसा खेत है जहां पे आप सब्जी नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा पा रहे, उसको मोटे अनाज के लिए आप मोटे अनाज या मिलेट्स जिसको हम कहते हैं, आजकल भारत सरकार की योजना है अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाया जा रहा है। ये साल वर्ष भर हम मोटे अनाज के लिए दे रहे हैं। आपने बाहर देखे होंगे सुभद्रा जी ने मोटे अनाज की बड़ियां बनाई है, या छोटे छोटे और उत्पाद महिलाएं लड्डू बनाती हैं, बर्फी बनाती हैं। मोटे अनाजों की हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा असर है। आप कहेंगे कैल्शियम की गोली आप रोज लेते हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं कि 35 साल, आजकल एड्स भी बहुत आ रही हैं कि जब महिलाएं 35 की हो या पुरुष इतने साल के हो तो आप कैल्शियम की गोली लेना शुरू कर दें। तो कैल्शियम की गोली लेने की बजाय आप कोदा, रागी या मंडुआ भी कई जगह बोलते हैं, उसको लेना शुरू करें। 100 ग्राम अगर आप रागी, कोदा या मंडुए का आटा खाते हैं तो उससे 340 मिलीग्राम कैल्शियम की आपूर्ति होती है। और आपने सुना होगा, मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुना है, मेरे दादाजी कहा करते थे, हम बहुत छोटे होते थे, कि बेटा जब अकाल पड़ा था तो लोग जो मंडुए की रोटी होती है, कोदे की रोटी होती है, वो छुपा छुपा के रखते थे। आप उसको सालों दर साल यूज करें, आटा खराब नहीं होगा, कोई उसमें कीड़ा नहीं लगता है। रोटी भी अगर बना के आप कई दिनों बाद खाएंगे तो वो ताजी अनुभव करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही एक अनुरोध रहेगा, जो भी यहाँ पे आए हैं, प्राकृतिक खेती की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, एक खेत आप ऐसा ले लें, सब्जियों से ना करें। सब्जियों से ना करने की बजाय आप मिलेट से शुरू करें, मोटे अनाज से शुरू करें। अपना जो एरिया आपका बिल्कुल निकृष्ट है, जिसको आप समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता, उसमें आप मोटा अनाज लगाएं। मोटे अनाज को पैदा करें और अपने परिवार को उसको पोषण देना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अपनी सेहत में आप सुधार देखेंगे, क्योंकि हम खा तभी सकेंगे जब हम उगाएंगे। अगर हम बाजार से लेके आटा कितने दिनों तक खाएंगे, महंगा भी होगा और उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो
इस तरह के मोटे अनाजों में आपका कोदा है, कौनी है, बाजरा है, सावा है, जो व्रत के चावल बाजार में मिलते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। जून जुलाई के महीने में ये लगता है, आजकल लोगों को जानकारी भी नहीं रही है, जो पुराने किसान हैं हमारे वो जानते हैं कि ये कब लगता है। जून जुलाई के महीने में आप किसी भी जमीन में लगा सकते हैं। पानी की आवश्यकता इसको अगर आप गेहूं और चावल से कंपेयर करते हैं सिर्फ 30% होती है, तो आप 70% पानी भी अपना खेतों का बचा सकते हैं और इन अनाजों को पैदा करके अपने आप को, सेहत को तो आप सेहतमंद बना ही सकते हैं, अपने जिनको आप इसको पैदा करके प्राकृतिक तरीके से देंगे वो भी स्वस्थ होंगे। और इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट है, आप कहेंगे टमाटर और शिमला मिर्च और मटर हमारी जो फसलें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको लगा के एक तो हम रोटेशन कर सकते हैं, दूसरा जो बीमारियां टमाटर शिमला मिर्च में आ रही है जिसको की कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जो है प्रयास हमें करने पड़ते हैं, उसको आप प्राकृतिक तरीके से कर पाएंगे जब आप क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉप रोटेशन में आप विदेशी सब्जियां या जिनको जो सब्जियां ऐसी है कि जिनको आप गर्मियों में उगा के बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जो हमारा कंडाहार इलाका है, बहुत सारे किसान आप देखेंगे कि जो पहले टमाटर शिमला मिर्च लगाते थे, अब उन्होंने उसको लगाना छोड़ के इन सब्जियों की तरफ अपना ध्यान दिया है। सबसे बड़ी बात है कि टमाटर शिमला मिर्च में जितना खर्चा होता है, आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स में देखेंगे कि उससे आधा खर्चा आपका विदेशी सब्जी उत्पादन पे आएगा। विदेशी सब्जी उत्पादन में कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे लेट्यूस है, सेलरी है, पार्सले है, रेड कैबेज है, ऐसी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको लगा के आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। और आप अगर प्राकृतिक खेती की तरह भी उसको लेना चाहते हैं तो आप ऐसी सब्जियों को, क्योंकि टमाटर शिमला मिर्च में शुरू में दिक्कतें काफी है, पर अगर आप एक्सोटिक वेजिटेबल या विदेशी सब्जियां लगाते हैं प्राकृतिक खेती के थ्रू, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे बच्चे हैं, कैसे हम उनको एम्प्लॉयमेंट दें, या यहाँ पे नवयुवक बैठे हैं, नवयुवतियां बैठी हैं, वो किस तरह से अपना रोजगार सृजन करें और छोटी छोटी नौकरियों के पीछे ना भागें। सबसे बड़ी बात है नर्सरी उत्पादन की। आपने देखा होगा आजकल फलदार पौधों की बिक्री भी हो रही है, उसके लिए आप नर्सरी का उत्पादन कर सकते हैं। फलदार पौधे जो है वो ग्राफ्टिंग, बडिंग, बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिससे आप फलदार पौधों की नर्सरी का उत्पादन कर सकते हैं। बहुत डिमांड है। आप कहेंगे जो गुठलीदार फल है उनकी नर्सरी ढूंढ के भी नहीं मिलती है लोगों को लगाने के लिए। तो अगर आप इस तरह से, जो हमारे नवयुवक बेरोजगार युवक हैं, वो इस तरह का काम भी कर सकते हैं। दूसरी बात है सब्जियों की नर्सरी। आप देखेंगे हमारे यहाँ डोलर में बहुत सारी नर्सरियां हैं, हर साल वो नर्सरी का उत्पादन करते हैं, हर साल अच्छी उनकी नर्सरी का बिक्री होती है। उस तरह की चीजों को भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि अपने घर में जो बच्चे हैं, क्योंकि नौकरियां सबको नहीं मिल पाएगी, उनको प्रोत्साहित करें कि किसी तरह से एग्रीकल्चर स्ट्रीम में रहते हुए ही, कृषि के क्षेत्र में रहते हुए ही वो अपने आय के रोजगार अवसर तलाशे और अपने माँ बाप के पास रह के उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। मैं बहुत ना कहती हुई आपसे, हालांकि कहने को बहुत कुछ है, पर समय की आवश्यकता को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिमाचल, जय भारत।